हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए फुल प्रैक्टिस सेट है एक पूरा। तो इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं और ये पूरा यूके एसएससी मॉडल पर बनाया गया है। इससे पहले एक टेस्ट और हमने बनाया था जिसमें काफी लोगों ने सॉल्व किया था और काफी अच्छे नंबर भी आए थे। गाइस, ये इस टेस्ट का पूरा जो एक लेवल है उत्तराखंड एसएससी का लेवल है। ऐसा नहीं है जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि एक हाई लेवल का पेपर बना दिया जाता है ग्रुप सी के लिए। ये ग्रुप इस लेवल का नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल वही लेवल बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर इसमें कोई सुझाव हो या कोई हमारी तरफ से कोई आंसर गलत बताया जाता हो तो आप जरूर बताना उसे। ठीक है गाइस, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि अब जो आयोग ने बता दिया है कि जून में वो फॉर्म भरवाने स्टार्ट करेंगे। और मैंने अपनी पहली ही वीडियो में आप लोगों को काफी बताया था कि सितंबर अक्टूबर के आसपास ये एग्जाम होगा, लेकिन अब जो कि जून में भराए जा रहे हैं एग्जाम, तो अब जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी। ठीक है, आप ये अंदाजा लगा लेना। और जो लोग नए हैं वो देख रहे हैं, देखिए ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती लॉकडाउन से पहले आई थी और अब ये भरी जाएगी। लॉकडाउन से इसके फॉर्म भरने रुक गए थे, अब ये लॉकडाउन के बाद इसके फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि अब के गवर्नमेंट ने खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि केस तो बढ़ रहे हैं, तो केस अगर बढ़े भी तब भी इसकी उम्मीद है कि थोड़ा और लेट हो सकता है, शायद दिसंबर हो सकता है, इससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल होगा। गाइस, हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी चल रही है, जो लोग ज्वाइन करना चाहता हो स्पेशली इसके लिए ये कनिष्ठ सहायक की प्रिपरेशन है। इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे और लाइव टेस्ट भी कराए जाएंगे और सभी लगभग कंप्लीट कराया जाएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। और इसके अलावा अगर कोई करना चाहता है तो पेड टेस्ट है। पेड टेस्ट के बारे में आपको अगर कोई जानकारी या लाइव क्लास के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे नंबर 9411351986, एक बार और देख लें, 9411351986। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और कॉल भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ से टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, लाइव क्लास जूम ऐप पर शुरू होगी। जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग नहीं भी करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कहीं क्लास कर ली है, अगर वो भी कर सकते हैं। इसमें 10-12 के करीब आपकी डेमो क्लासेस होगी और जो पहले 15 स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी छूट होगी फी में भी। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, आपको आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। और आज चूंकि 1 जून है, आज इसमें पहली क्लास है। ठीक है, सभी क्लास आप देख सकते हैं, बाकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, आप कॉल कर लें। चलिए ये टेस्ट शुरू करते हैं। इस टेस्ट के बारे में पहले सुन लें। आप क्या करें कि अपने पास एक प्लेन पेज लें, उस पर 100 तक आप नंबर लिख लें और जो भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और 5 सेकंड के बाद आप क्या करें कि आपका जो भी ऑप्शन हो ए या बी उस नंबर के सामने लिख लें। ठीक है, इसमें ये आपको आसानी हो जाएगी और आपको लगेगा कि एक पूरा आपने किसी क्लास में बैठकर सॉल्व किया है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे से लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसमें बहुत सारी नॉलेज की वीडियो मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसके अलावा जीएस का मटेरियल मिलेगा। और जो उत्तराखंड की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल, यानी कि बहुत अच्छी क्लास, सब कुछ मिलेगा। समय समय पर जो भी अपडेट्स होती रहती है वो भी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो गाइस, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको 5 सेकंड दूंगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इस हिसाब से बहुत ज्यादा हर एक का डिस्कस नहीं करेंगे, हर ऑप्शन की। जहां लगेगा कि कोई ऑप्शन ज्यादा टफ पड़ रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे, वही ऑप्शन वहां उसकी डिस्कशन की जाएगी और उन ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रदक्षिणा किसकी रचना है? आपके पास 5 सेकंड है। इनमें जो भी आपको लगता है, आप अब जो आपने नंबर लिखा है उसके सामने वही ए बी सी जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख लें। उसके बाद आप अपने नंबर मिला लेना। जो गलत हो तो उसे काट देना। नंबर के सामने आप लिखा, जैसे आपने इसका आंसर लिख दिया, मैं बताता हूँ बी है। ठीक है, तो
बी के सामने अगर लगा के आपने पहले बी लगाया है तो आप टिक कर देना सही है, या नहीं भी करना टिक, लेकिन जो गलत है उसे भले काट देना। आपने जैसे महादेवी वर्मा लगाया और आपने डी लिखा था, वहां एक नंबर आपने लिखा, सामने डी लिखा, तो आपने लगाया महादेवी वर्मा, जबकि आंसर है इसका बी मैथिली शरण गुप्त, तो आप इसे काट दोगे, सही को छोड़ दोगे। तो जो सही होंगे उन्हें आप गिन लेंगे और जो गलत होंगे वो गिन लेंगे, और 1/4 के हिसाब से इसमें घटा लेंगे, क्योंकि एक चार गलत पर एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। चले अब शुरू करते हैं। अब बिल्कुल मैं बताऊंगा, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक। दूसरा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? 5 सेकंड है आपके पास, बताइए, आप लगाएं अपना जो भी आपको अच्छा लगता है। देखिए प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, ठीक है, इसमें रसखान आंसर है। आगे देखते, चरखा किस भाषा का शब्द है? नंबर 3 लगाएं, आपका जो भी आंसर है लिखें। देखिए चरखा है फारसी भाषा का शब्द, ठीक है, ये है, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा और उत्तराखंड ग्रुप सी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन वहीं से जूंगा तो लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, अपादान की विभक्ति किसमें होती है? किस कौन सी है अपादान की विभक्ति? ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कारक, कारक से ही है क्वेश्चन, तो आप यहां बताएं आपका क्या है। देखिए 4 का आंसर है डी से। अपादान का मतलब हो से अलग होना, मतलब जैसे आपने एग्जांपल देखा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, कार से बाहर निकला, यानी कि वो उससे अलग हुआ, लाइब्रेरी से बाहर गया, यानी कि जो जिससे अलग होता है उसे अपादान बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आपको ये बताना है, आपने ये समास पढ़े हैं, बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है ए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा बहुव्रीहि समास में जो होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद भी प्रधान नहीं होगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा। ये हिंदी बहुत ही डीपली अच्छी तरीके से हमारी लाइव क्लास में कराई गई है, कुछ वीडियोस जो फ्री है हमारे चैनल पर पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने पहले अगर कहीं क्लास भी की होगी वो भी कर ले, ज्वाइन कर ले, इसमें फ्री है, जब फी होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और फी बहुत मिनिमम रखी गई है, क्योंकि हम शुरुआत की है, तो जो पहले 15 स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफी कम है। अगला है 6, नारद मोह होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप ये बताएं, नारद मोह होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ए, ठीक है, माया में पड़ना। बहुत प्रिय होना ये नहीं होगा, पीछे पड़ना, सबको ये लगा होगा पीछे पड़ना, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा नारद जी पीछे पड़े रहते हैं, सभी के इधर उधर जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसका होगा माया में पड़ना, नारद मोह माया में पड़ना। ये आंसर यूपी पटवारी का है, ये क्वेश्चन वहीं से जो तो लिया गया है, जो जहां से लिया गया है वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। अगला देखते हैं, जंगम शब्द, जंगम का विलोम शब्द क्या है? बताएं, सोच लें इसका। देखिए इसका विलोम शब्द होगा स्थावर, डी। जंगम का मतलब होता है चलने फिरने वाला, जो इधर उधर भागा फिरता है, और स्थावर का मतलब एक जगह रुकने वाला, ठीक है। अगला है 8वां, गाय भैंस में कौन सा समास है? आप ये बताएंगे। देखिए इसका आंसर है बी, द्वंद्व समास। मैंने बताया था दोनों पद प्रधान है, यहाँ गाय भी प्रधान है, भैंस भी प्रधान है, तो जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां होगा द्वंद्व समास। आगे देखते हैं, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताएं। देखिए इसका आंसर है सी, बाकी तो आप बता ही सकते हैं। ये अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद है 10वां, वनौषधि में कौन सी संधि है? आप लोगों को बताना है, वनौषधि में कौन सी संधि है? बी, इसका आंसर है बी, वृद्धि संधि।
देखिए आप जब ये क्वेश्चन ये पूरा पेपर कर रहे होंगे, आप इसमें अपना स्कोर जरूर लिखना। इन वीडियोस पे व्यू तो बहुत आते हैं, 300-400 के आसपास व्यू हो जाते हैं, लेकिन कमेंट करते हैं स्कोर कितने करते हैं 3-4 लोग। ऐसा मत करें, अपना स्कोर लिखें और सीरियस, अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस तैयारी करें। ठीक है, आगे चलते हैं। लीची किस भाषा का शब्द है? बताएं। देखिए लीची है चीनी भाषा का शब्द, आपने कहीं लुसेंट में पढ़ा होगा, कहीं बुक्स में पढ़ा होगा। इसके बाद है 12वां, षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा है? षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा है, आपको बताना है 12वां। देखिए इसका आंसर है डी, सभी। कुछ चक्र भी है इसका आंसर, दुर्विसंधि भी है, अभिसंधि भी है, ये सभी षड्यंत्र के पर्यायवाची के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अयोगवाह है? आपको बताना है अयोगवाह कौन सा है। आपके पास है 5 सेकंड। इसका आंसर है बी। इसे तो आप सभी जानते होंगे, अंग और अ अयोगवाह होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, बताएं। इसका आंसर है सी। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। यहाँ अगर बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि टेस्ट तो टेस्ट के तरीके से ही होगा। यहाँ मैं पूरी क्लास चलाऊं तो वो तो होगा नहीं, फिर भी बता देता हूं। अ होगा, ई, उ और री, ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं, आप इन्हें देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, आप बताएं। बंदा का आंसर दें। देखिए हिंदी में संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, आप यहाँ डाउट कर सकते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद 4 प्रकार की संस्कृति में होती है मूल संधि, 8 प्रकार की होती नहीं है। तो इसका आंसर है सी, बी, 3 प्रकार की संधि होती है। इसके बाद है 16, निम्न में मूल स्वर कौन सा है? 16 में मूल स्वर कौन सा है? मैंने अभी बताया था मूल की कितनी संख्या है मूल स्वर की, ये तो आंसर आपने बता ही दिया होगा। तो इसका क्या है? ए 16 का मूल स्वर कौन सा है? ई मूल स्वर है, इसे ध्यान रखना। आगे है दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? 17, बताएं। देखिए दंतोष्ठ व्यंजन है व। ठीक, दंतोष्ठ का दंत और ओष्ठ मिलकर दोनों बनता है, ओठ मिलकर दोनों बनता है, जो दंतोष्ठ बोलते हैं, जहां दंत का और ओष्ठ का दोनों का यूज होता है। ये बहुत अच्छी तरह से हमारे चैनल पर समझाया गया है, इसकी वीडियोस पड़ी हैं, संधि तक वीडियो है, आप वहां से देख लें। जिन लोगों को हिंदी में डाउट है, मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमने बिल्कुल जीरो से बताई है और आपको पूरी समझ में आएगी। ना है तो आप कमेंट करना, वो भी समझाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां, किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? बताएं, किस व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है? देखिए इसका आंसर है सी, दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है, य और वो। आगे चलते हैं। ट वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 19वें का आंसर दें। ट वर्ग में कितने व्यंजन हैं? इसका आंसर है डी, 5 व्यंजन है। देखिए क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इन सब में जितने भी वर्ग है उनमें 5 ही व्यंजन होते हैं, और ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, यानी कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 प्रकार के। ये हमने अपनी वीडियो में अपने चैनल पर बताया, वहां से देख लेकर कोई डाउट हो। आगे देखते हैं 20वां, मोहन ने अपनी गाय को खाना खिलाया में गाय क्या है? बताएं आप। देखिए इसका आंसर है बी। ठीक है, मोहन ने अपनी गाय को खाना खिलाया, इसका आंसर क्या होगा? बी।
आप यहाँ से देख लें। देखिए हिंदी थी 20 नंबर की पूरी हो गई और एक एवरेज लेवल रखा गया है, आपको बहुत टफ लेवल भी नहीं था और बिल्कुल ग्रुप सी का लेवल था, यूकेएसएससी का लेवल था। और आप अपना हिंदी का स्कोर भी अलग से लिख देना 20 नंबर तक जितना भी हो, और जो सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 17-18 नंबर आपकी इसमें आने चाहिए। और अगर जिन लोगों के कम आ रहे हैं वो इसमें और मेहनत करें, हिंदी और पढ़ें। तो इतना है ये। अब इसके बाद हम जीएस के शुरू करेंगे, वहां से आप देखना। जैसे मैंने बताया है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही, लाइक भी करोगे, सब कुछ करोगे, बाकी कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखोगे। देखिए चांस है 3-4 महीने रात दिन लग जाओ, सोच लो आपके सिर पर कोई युद्ध है, जैसे कोरोना आया था आपको रात दिन घर भी रहना पड़ा है, तो आप रात दिन लग जाओ। और जो कुछ लोग डरा रहे हैं आप लोगों को कि एग्जाम नहीं होंगे, 3 साल एग्जाम नहीं होंगे, 4 साल एग्जाम नहीं होंगे, मेरी पिछली वीडियो पर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था, आप अपने चैनल के प्रचार के लिए ये अक्टूबर नवंबर बता रहे हैं, सितंबर अक्टूबर बता रहे हैं एग्जाम की डेट। देखिए हम अपने जब कंफर्म होते हैं तभी आप लोगों को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको लोगों को बोल रहा हूँ, जून में अगर आयोग ने कहा है कि फॉर्म भरे जाएंगे तो हो जून के बजाय जुलाई हो सकता है, एग्जाम नवंबर के बजाय दिसंबर हो सकता है बस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत 3-4 साल लेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, पॉजिटिव सोचो हमेशा, ठीक है। चलिए अब जीएस शुरू करते हैं। आप ये बताएं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका आंसर दें। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? देखिए इसका आंसर है बी, भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसका जो नाम है अब हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय केवल था, अब हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा होगा वो मैं बता दूंगा, बहुत ज्यादा आपको भी मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा, आप भी बोर हो जाओगे। अगला है हड़प्पा के विनाश का कारण महामारी किसने बताया? आप ये बताएं। इसका आंसर है डी, ठीक है, 22 का डी। अब आप लोगों को ये सोचना है, ये अगर आप सोच रहे हैं ये इतिहास का है, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो विनाश का कारण महामारी बताया था, KUR कैनेडी ने बताया था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के, ठीक है। और इसके अलावा जो जो गार्डन चाइल्ड है उन्होंने बताया था कि विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण, ठीक है, आर्यों ने आक्रमण किया तो उन्होंने ये बताया था। इसके बाद ऑरल जो स्टाइन है उन्होंने बताया था कि जो हड़प्पा का विनाश हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, जलवायु बताया था इन्होंने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इन्होंने बताया जलवायु, ठीक है। SR राव ने बताया कि उनके विनाश का कारण बाढ़ था, क्योंकि वहां बाढ़, सतलुज नदी में बाढ़ आ गई और वो वहां से वो मर गए, इधर उधर चले गए। लेकिन महामारी बताया था किसने? KUR कैनेडी ने। देखिए अगर मैं एक एक ऑप्शन बताऊंगा तो आपको फिर यही 3-4 घंटे का हो जाएगा, यही बहुत लंबी वीडियो बन रही है। तो आप इसे याद रखें, KUR कैनेडी, ऊपर के तीनों याद रख लें, ठीक। आगे देखते हैं, हड़प्पा पुरास्थल किस नदी के किनारे है? यानी कि हड़प्पा जो पुरातात्विक स्थल है या हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे है, आप लोगों को यह बताना है। 5 सेकंड है, बताएं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए इसका आंसर है ए, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। अगला है 24वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई? ये 3-4 बार आया हुआ है ग्रुप सी में, यूपी के वनडे एग्जाम्स में काफी आया है, लोअर पीसीएस में आया हुआ है, आप देख लें। देखिए इसके आंसर है सी, गुप्तों ने, सॉरी गुप्त कर दिया मैंने यहाँ, ये गुप्तो है यहाँ, सॉरी किस काल में की गई? गुप्त काल में, गुप्त ही आएगा, सॉरी गलत हो गया, ये गुप्त काल में की गई। आगे चलते हैं, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बताएं।
25वां है, इसका आंसर है ए, कौटिल्य ने दिया था राज्य का सप्ताह सिद्धांत। इसमें राज्य के लिए 7 बताए थे, 7 लोग, वो अलग अलग है, यहाँ उनके डिस्कस करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था? बताएं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। सी है आंसर, आप यहां देखें। इसके बाद है 27वां, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? बताएं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये सभी जानते होंगे। इसका आंसर है ए, 1707 में। उसके बाद है 28वां, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आप बताओ। 28वां, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र, यानी कि आंसर बी। आगे है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी आया हुआ एग्जाम है, वो सॉरी क्वेश्चन है, आप बताएं। मीनाक्षी मंदिर ए, मदुरई में। इसके बाद है 30वां, सोर टेम्पल कहाँ है? आपको ये बताना है सोर टेम्पल कहाँ है। सोर टेम्पल है मध्य प्रदेश में, यानी कि बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, सोर टेम्पल असल में 2 आए हैं, अब ये पता नहीं कौन कौन सा होगा। तो ये मैंने यूपी पटवारी का जू का तुम लिया था और वहां आंसर दिया हुआ था मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में अगर जो आपको आंसर हो, तो आपको लगता हो कोई और, तो आप वो लगा सकते हैं। मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप बाद में कहें कि आपने गलत बता दिया। ठीक है, वहाँ आयोग ने अलग अलग आंसर दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं। सॉरी, जो टेस्ट वहाँ के जो बुक्स में अलग अलग हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरी ओर से इसमें डी है, मध्य प्रदेश है, सोर टेम्पल। आपको अगर जो लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। 30वां। आगे चलते 31वां। देखिए, अब हिस्ट्री निपट गई है, यहाँ एक एक सब्जेक्ट ऐसे ही लिया गया है। अब है 31वां, रीजनिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं काफी, तो इसमें यहाँ आपको थोड़ा मैं टाइम दूंगा। अगर आपको लगे आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो पॉज कर ले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, वीडियो पॉज कर ले और फिर इसे अपना आंसर निकाल ले, जिसे आंसर निकले अपना आंसर लगा ले, फिर वीडियो देख ले। तो इसमें है, डीप को 60 लिखा है, रैबिट को 100 लिखा है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? आप 31वें में बताएं। आप अपना टिक कर ले, जो पॉज करना चाहता है पॉज कर ले। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे डी को 60 लिखा है इनमें, आप यहाँ डी डबल ई, ये पी है, तो डी का नंबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ई का नंबर 5 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16 होता है। जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 4 5 9 14 और 16 कितना होता है? 30। ठीक है, तो इनका सभी को जोड़ने के बाद क्या बनता है? 30। लेकिन यहाँ तो क्या है? 60, इसका मतलब 2 से गुना किया गया है, तो ये कितना होगा? 60। अब देखते हैं अगले में वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये है रैबिट। ठीक, रैबिट को आप ऐसे लिखोगे RABIT। आर का कितना होता है? 18, ए का 1, बी का 2, आई का 9 और टी का 20 होता है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। 18 और 1 कितने होते हैं? 19। ठीक है, 19 और 2 कितने होंगे? 21। 21 और 9 30 होंगे। 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, अब हम 50 को चूंकि ऊपर 2 से गुना किया था, 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब ये भी सही, वेरीफाई कर रहा है। अब हम हेयर निकालते हैं। हेयर कैसे निकलेगा? ये हेयर के भी आप ऐसे नंबर लिखोगे, मैं इसे क्लियर करता हूं, आप नोट कर लेना अपना। हेयर लिखोगे HAIR। H का 8 होता है, एक का ए का 1, 9 का आई का 9 होता है, आर का 18। ठीक है, 8 और 1 9 और 9 18। 18 और 18 कितने होंगे? मैंने जोड़े हैं ये ऐसे, 18 और 18 होंगे 36
और 36 को आप 2 से गुना करोगे तो आंसर क्या होगा 72। तो इसका आंसर है क्या 72। आप ये देख ले, ठीक है। 31 का आंसर है ए 72। देखिए जिन लोगों की रीजनिंग वीक है, रीजनिंग की भी हम जो हमारी जो क्लास होगी, डेमो क्लास होगी, 10-12 के करीब क्लास होगी, उसमें रीजनिंग भी बिल्कुल जीरो से बताई जाएगी, ठीक है। कुछ रीजनिंग की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, जो लोग वहां से देखना चाहते हैं वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 32वां, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको ये देखना है। तो इस प्रकार के जो लाइनिंग वाले ऐसे प्रश्न होते हैं ना, जो 31 और 32 वाले, ऐसे बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। रीजनिंग में आपका शायद कोई गलत ना हो ग्रुप सी में, क्योंकि रीजनिंग का अभी साइंस तो है नहीं, आप रीजनिंग का पार्ट थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है कि रीजनिंग को बढ़ाएंगे, और इसके अलावा जो पर्यावरण है उसका पार्ट बढ़ने की उम्मीद है। अब 32 में आप बताएं क्या है। देखिए 32 में इन्होंने लिखा है अप्रोच। मैं अगर समझाऊंगा वीडियो लंबी होगी, लेकिन समझा देता हूं ये ना। APPROACH। अब आप देखो कि पहले वाला शब्द देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है। इसका देखने का तरीका क्या रहता है कि आपने क्या करना है, ये चूंगा तू इसके नीचे लिख, पहले आपको वर्ड्स गिनने हैं, कितने हैं 1 2 3 4, मान कि 8 वर्ड्स है, और उधर भी 8 वर्ड्स है, ठीक है। तो जो अगर बराबर हो कहीं तो आप जो के तो उनके नीचे लिखो। सॉल्व करने का तरीका होता है CHOA, फिर इसके बाद PRA, यह है P यहां, ठीक है। अब आप देखो कि हम पहले तो मेरे माइंड में आएगा कि मैं नंबर लिखूंगा, ऊपर कितना है 1 है, ए का 1 है, ये 3 है तो 2 बढ़ा है, लेकिन आगे में क्या है 16 है, और ये क्या है नीचे 8 है, तो P 16 होता है ना, H 8 होता है, तो मैंने सोचा चलो 8 घटा दिया होगा, अगले में बढ़ना चाहिए। P 16 है, O 15 है, यहाँ क्या घटा है 1 घटा है, तो मतलब कोई सीरीज नहीं बननी। तो फिर मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ शब्दों का अदला बदली तो नहीं है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, ये जो CH है ये उठा के जूगा तुम यहाँ रख दिया CH, ठीक है। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये पेयर है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी। ये पेयर है, एक पेयर उठाया पीछे से उठाया यहाँ रख दिया, इसके बाद ये वाला OA उठाया यहाँ रख दिया। ये मतलब अगर आप इसे 1 लिखोगे, सॉरी इसे 1 लिखोगे, इसे 2 लिखोगे, इस पेयर को इसे 3 लिखोगे और इसे 4 लिखोगे, तो ये जो चौथा पेयर है यहाँ पहले पे आ गया, यहाँ ना, यहाँ चौथा यहाँ आ गया पहले पे, और इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने तीसरा, तो तीसरा पेयर कौन सा है OA, तो ये यहाँ आया तीसरा। इसके बाद क्या है दूसरा PR जो पेयर है वो यहाँ लिख दिया इन्होंने दूसरा, और AP जो है पहला पेयर यहाँ लिख दिया, यानी कि ये पेयर इन्होंने उलट दिए। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, चलो आगे, तो इसे हटाते हैं। ऐसे ही ये वाला है CRISTRE, तो तुम क्या करना CT लिखना पहले, ये पूरा पेयर है यहाँ CT, RI आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा ST आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है RE। तो आप ये देखो कहाँ है CTRISTRE, ये बनता है C में, ठीक है। इसका आंसर है 32 का C। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी 2 घंटे का टाइम होता है, तो जो लोग करना चाहते हैं वो इसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, इनमें राहुल का रैंक दाएं से 20वां है, तो बाएं से उसका रैंक क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए ये सीरीज बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है, फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे चैनल पर आप देख लें, और लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करें, जो आपको शुरू में नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करें। और हमारा जो पूरा टारगेट रहेगा ये कनिष्ठ सहायक रहेगा, और इसमें रहेगा कि आप अधिकतम नंबर लाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फॉर्मूले हैं कुछ, वो मैंने बताए थे। इसका फॉर्मूला होता है कुल होता है, जो ऐसा होता है कि मतलब कुल छात्रों की संख्या दी गई हो और एक साइड से उसका रैंक दिया होगा, दूसरी साइड से पूछता हो, तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल होता है कुल में से एक साइड घटाते हैं, साइड मैंने साइड लिख देता हूं, साइड और +1 जोड़ते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है,
+1, h नहीं है, ये 1 है। कुल कितने हैं? 50 छात्र हैं, ठीक है। और एक साइड में कितने हैं? 20 हैं। एक साइड में कितने हैं? 20 हैं और +1, 1 जोड़ा इसमें। अब 50 में से आपको 21 घटाना है, ठीक है। 21 घटाओ, ये इसमें जुड़ गया ना यहाँ, तो अब कितना होगा? 29। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 33 का आंसर है डी। तो आपको देखना है। अगला है 34। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब मैंने पिछले बुक लिस्ट बताई थी और तैयारी करने का तरीका बताया था ये कनिष्ठ सहायक वाले का, आपको रीजनिंग में मान के चलना है कि मेरा कोई गलत ना हो, ठीक है। रीजनिंग बहुत आसान रहती है और हम इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करा देते हैं। तो वो कुछ प्रैक्टिस सेट में होगी, कुछ क्लास में होगी, कुछ ऐसे और वीडियोस डालते रहेंगे, वहां आपकी हो जाएगी। चलिए अगले देखते हैं 34वां क्वेश्चन। ये एक सीरीज दी हुई है, तो यहां आपको निकालना है ये सीरीज, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखिए सीरीज कैसे निकली है। तो आप जब ऐसा सीरीज हो, ये सोल्व करने का तरीका बताया, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो आप एक एक नंबर छोड़कर उसे निकालने की कोशिश करें। जैसे मतलब 80 है, यहाँ 70 है, ठीक है। 80 है, 80 है, ये 70 है, मतलब 10 का अंतर है, 10 घटे हैं। यहाँ 60 है, -10 आए हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक एक छोड़ के फिर यहाँ से क्या हुआ? -5 घटे हैं, सॉरी +5 हुए, +5। अब चूंकि खाली जगह यहाँ है, माइनस यहाँ आएगा, तो प्लस क्या आएगा? 5, 15, 5, 20। तो इसका आंसर होगा ए, 20वां। 34 का ए आंसर, ठीक है। और अगला है 35। 35 में देखते हैं, यह भी एक सीरीज दी गई है, ADGJ MP, और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, खाली स्थान। कौन सा अंक होगा वो आपको निकालना है। आप इसे वीडियो को पॉज कर ले, मैं भी सॉल्यूशन करता हूं, पहले आप अपना निकाल लेना, फिर ये वीडियो चलाना, मेरा देखना, ठीक है। अब निकालते हैं AD वाला। देखिए ये ए का नंबर कितना है? 1 है। मतलब मैंने सोच रखा है, सोल्व किया हुआ है, तो मैं तो इस वजह से जल्दी बता रहा हूं। तो हम एक एक छोड़ के होता है, ये पहला हुआ ना, ए का नंबर 1 होता है, 1 होता है ना, और ये जी का होता है 7, ठीक। इसका 1 होता है, इसका 7 होता है, इसमें कितना हुआ? +6। अब एम का होता है 13, ठीक। तो 7 जब होता है, जी का 7 होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। तो ठीक है, अब आप जो 13 है यहाँ आप लिखोगे यहाँ, तो आप यहाँ करोगे 13 में 6 जोड़ोगे, यानी कि 19 आना चाहिए। 19 का नंबर कौन सा है? एस। जब आपको पता है कि 19 नंबर पर एस है, तो आप ये दो तो पहले ही काट दोगे, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगले का लफड़ा है, तुक्का मारना होगा तो इन दो में से मारोगे, ए और बी में से। अब अगला है डी। डी का नंबर है 4, ठीक है। तो डी का 4 नंबर है। और आगे है जे। जे होता है 10। तो यहां भी कितना बढ़ा है? 10, वो 6 बढ़ा है। डी 4 है, जे 10 है, तो 6 बढ़ा है ना। मैं अभी लाइन नहीं खींच सकता, यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 6 का प्रॉब्लम है। और अब जे 10 है तो पी 16 है, ठीक है, ठीक है। जे 10 है, पी 16 है, तो 6 बढ़ा है, यानी कि पहले में पहला लिया हमने, 6 बढ़ा लिया, बाद वाला 6 बढ़ाया है, ठीक है। तो पी 16 हो गया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और 22 किसका नंबर होता है? बी का। तो इसका आंसर 35 होगा, बी एस वी आंसर है इसका। तो ठीक है, 35 का आंसर है बी। अगला है, रीना की माता के चाचा के एकमात्र भाई का रीना से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशन है, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझाया, आप देख लें। और हमारे चैनल पर भी रीजनिंग की कुछ वीडियोस पड़ी है, काफी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, वो भी देख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें, आप अपना निकाल लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज कर लेना। रीना के की माता के चाचा के एकमात्र भाई, जैसे ये रीना है, ठीक है, इसकी माता कौन है? इससे एक पीढ़ी ऊपर होगी, ये माता होगी। और मान लो कि यहाँ कोई इसका पिता है, कोई है, या इसका चाचा मान लो। मैं मानता हूं कि ये रीना जो होगी, इसकी माता का जो पिता होगा यहाँ होगा, तो इसका जो इसकी माता के चाचा, माता का चाचा जो होगा वो इसके भाई का भाई, तो इसके पिता का भाई तो होगा ना, यहाँ ये चाचा हो गया। और इसका है चाचा का एकमात्र भाई, तो एकमात्र चाचा का कौन भाई होगा? ये होगा ना, इसका पिता, मतलब इसकी माता का पिता। तो
तो ये होगा, आप इसे देखना है, पिता ऐसे लिखना है, ये यहाँ होगा, तो ये होगा ना यहाँ। रीना की माता के चाचा के एकमात्र भाई का रीना से क्या संबंध है? रीना की माता के ये चाचा, ये और इस चाचा के एकमात्र भाई ये वाला, तो एकमात्र भाई तो वही होगा ना, रीना की माता का पिता, यानी कि रीना का नाना। ठीक है, तो आंसर इसमें आप लगाएं, क्या होगा आपका? मैंने अभी बता भी दिया है, 36 का आंसर आप लगाए जल्दी। इसका आंसर होगा सी, नाना। नाती मत लगा देना, मैंने देती भी लिख दिया, ये गलत, ये कुछ एरियो में बोला जाता है देता देती, तो ये उसके लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। 36 हो गया, आप इसे खुद से भी सोच लेना, निकाल लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर करना, हमारी लाइव क्लास में भी वो डाउट सारे क्लियर किए जाते हैं। कश्मीर अब कैसा राज्य है? अब रीजनिंग खत्म हो गई, अब थोड़ा पॉलिटी का पार्ट करते हैं। 37 इसका है बी, कश्मीर जो है वो केंद्र शासित क्षेत्र बस हो गया। राज्यों का संविधान संविधान के किस भाग को कहा जाता है? 37 जल्दी जल्दी आप देख लें, लगाएं। 37 का आंसर क्या है? सॉरी 38 का आंसर बताएं क्या है? इसका आंसर है डी, भाग 6 को राज्यों का संविधान, राज्यों के बारे में लिखा गया है। आगे देखते हैं, राज्य में प्रथम नागरिक कौन होता है? 39 इसका आंसर है ए, राज्यपाल। देखिए, देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यों के हिसाब से ये क्वेश्चन असल में यूपी का आया था, मैंने वहां से चूंकि तो उठाया, हालांकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने उठा लिया कि इस टाइप का हो सकता है। राज्यों में जो सब संविधान जो सेंटर में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, वही राज्य में राज्यपाल की होती है। ठीक है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर है ए, राज्यपाल। आगे देखते हैं 40वां, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि कब जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची, आप बताएं। 40 का आंसर है बी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें हैं, 42वें हैं, ये हैं, कोई नहीं है, इन कितने ऑप्शन है। बाकी इसका आंसर है 40 का बी, इसे आप देख लेना। आगे देखते हैं 41, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है सी, पतंजलि। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां, आंसर बताएं। शाही आयोग का संबंध किससे है? 42वां, इसका आंसर है बी, शासन के केंद्रीकरण से, शासन के विकेंद्रीकरण से संबंधित है शाही आयोग बनाया गया था। एक विकेंद्रीकरण के संबंध में, ये थोड़ा पंचायतों को और जो क्षेत्रीय इकाइयां थी उन्हें पावर देनी शुरू कर दी गई थी, इसने सिफारिश की थी शाही आयोग ने। चलिए आगे चलते हैं। 43, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? आप बताएं जल्दी। वैसे तो 2 घंटे का टाइम होता है इस पेपर को सॉल्व करने का, लेकिन हम इसे 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 43 का बताएं, आंसर 43 का है डी। अगला है 44, सहकारी समितियों के लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? इसका आंसर है ए, भाग 9 बी। ठीक है, आगे देखते हैं 45वां, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 45 में आप बताएं जल्दी, सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो गया 45 का आंसर आप बताएं जल्दी। इसका आंसर है सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद का अब नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन न्यायालय का नाम अभी इलाहाबाद ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है 46वां, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 46 का, इसका आंसर है ए, 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में ये शुरू किया गया। आगे देखते हैं 47वां, लोकपाल का गठन सर्वप्रथम किस देश में किया गया?
47। देखिए 47 का है बी, स्वीडन में। लोकपाल का गठन सबसे पहले कहां किया गया था? स्वीडन में। फोर्टी सेवन का है बी। अगला देखते हैं 48वां। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 48वां आप बताएं। वित्तीय आपातकाल देखिए दिया गया है ए अनुच्छेद 360 में, ठीक है, 360 में दिया गया है, आप इसे ध्यान रखें। आगे देखते हैं 49, 49वां। भारत का मानक समय देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? आपको यह बताना है। भारत का मानक समय देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? इसका आंसर है डी, 5 राज्यों से। आपको कमेंट में लिखना है कि कौन कौन से राज्य हैं वो, ठीक है। अब अगला है 50वां। 21 जून को भारत के किस शहर में सबसे बड़ा दिन होगा? आप बताएं, सोच लें। 50वां इसका आंसर है ए, शिमला, ठीक है। देखिए मैंने हमने जो क्लास में बताते हैं वो कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका पूरा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि जो बहुत टफ होते हैं और उनसे ही सिलेक्शन डिसाइड होता है वो होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं। वैसे तो आप घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसे होता है, हालांकि वीडियो लंबी हो रही, थोड़ा समझा दो आपको। ये अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं इसे। और ये है यहाँ कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री। और भारत है यहाँ, ठीक, भारत है इस कंडीशन में। तो जब 21 जून होगी तो सूर्य क्या होगा कि यहाँ सबसे लंबवत यहाँ पड़ेगा कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर जब लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे, ये उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ दिन रात का अंतर बढ़ता जाता है। तो यहाँ 21 जून में 6 महीने दिन रहते, सॉरी, सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ। ऊपर जितना ऊपर जाओगे, उत्तर की ओर जाते जाओगे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। अब आप भारत के मैप में देखना, शिमला कहाँ है? यहाँ ऊपर है, यहाँ है हिमाचल में, ठीक है। कन्याकुमारी तो यहाँ नीचे है, ये तो छोटा होगा। और उसके बाद दिल्ली तो यहाँ है, शिमला से नीचे है। और गांधीनगर इधर है गुजरात में। आप तो खुद देख लो कि ऊपर होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस है, ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 51। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? 51 का है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैंने पहले बताया था कि करंट के आधार पर ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। ये भी करंट के आधार पर ही है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का आप सोच रहे हैं एक बार, 51 का कौन सी रेखा है? देखिए यह है मैकमोहन रेखा, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। मैंने आपको अक्षांश देशांतर समझाए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इनकी संख्या होती है 360। 1 डिग्री पर एक होता है, क्योंकि एक पूरे गोले पर होती है ऐसे, और ऐसे होती है ऐसे। आगे देखते हैं 53 राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? 53 का इसका आंसर है सी, जर्मनी। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही। आगे हैं 3 बीघा कॉरिडोर 54 का किन के बीच है? 54 का आप बताएं जल्दी। 54 का है ए, भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। अगला है 55। निम्न में सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? ये आपको मैपिंग आपने अच्छी की हुई होगी तो आप इसे कर लोगे। 55 का जल्दी बताएं। देखिए सबसे उत्तर में कौन से हैं? काराकोरम श्रेणी है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जैसे आप हमारी क्लास जरूर करना, आपने कहीं भी क्लास की होगी, आप फ्री क्लास जरूर करना, देखना कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से कवर हो रहा है, कैसा ये होगा। अगला देखते हैं 56। मुरिया जनजाति कहां पाई जाती है? 56 का आप बताएं।
देखिए 56 का आंसर है सी। ये छत्तीसगढ़ में ये जनजाति अभी काफी चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। 57 57 दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है या स्थित है, आप बताओ। 57 का है ए न्यूजीलैंड। आपके मन में आ रहा होगा जर्मनी कनाडा, सॉरी जर्मनी आ रहा होगा क्योंकि जर्मनी यूरोप में है, वो दक्षिण आल्प्स नहीं, वो आल्प्स है केवल, ठीक है। और इसे ध्यान रखना दक्षिण आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। अगला है 58 स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। स्थल अवरुद्ध वो देश होता है जो चारों ओर अन्य देश से घिरा रहता है, अन्य देशों से, यानी कि कोई जल से नहीं वहां है, उसके पास जल सीमा उसकी नहीं है, वो बाहर कहीं वर्ल्ड में ऐसे नहीं सी में घूम सकता, उसे किसी दूसरे देश से निकल के जाना पड़ता है। तो इसका आंसर है डी सभी। ये मैपिंग का क्वेश्चन है, तो जिनने मैपिंग की होगी जिन लोगों ने, तो उनके लिए सही है। आगे देखते हैं 59 किस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, आप बताएं। 59 इसका आंसर है ए व्हीलर द्वीप। इसके बाद है 60 कड़कनाथ मुर्गा कहां पाया जाता है, आपके पास आंसर है वो, सॉरी टाइम है 5 सेकंड का, लिख लें। देखिए इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़ में। मैंने बताया था कि हर जो रहता है वो दूसरे से विवाद रहता है। असल में इसे जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बिल्कुल काला होता है, एकदम ब्लैक होता है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है। तो वहां विवाद ये था कि छत्तीसगढ़ और उसके बीच की इसे जीआई टैग हमारे नाम से मिले, तो इसमें छत्तीसगढ़ जीत गया है। जीआई टैग जो है अब वो छत्तीसगढ़ के नाम है। आगे चलते हैं। जिम कार्बेट के आवास का क्या नाम है, अब यहां से उत्तराखंड शुरू हो गया, ठीक है। उत्तराखंड बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है, एवरेज लेवल है। जो कि एसएससी में रहता है वो आपको करना है। जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं केवल ऑप्शन बताऊंगा। 61 का आंसर आप बताओ। 61 का आंसर है बी गर्नी हाउस, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे होंगे कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा वन लाइनर में मिल जाएगा, वहां भी है दिया हुआ है। और इसके अलावा आप जैसे गूगल करोगे वहां मिल जाएगा। आगे है 62वां तोता घाटी किस जिले में है, बताएं। इसका आंसर है बी टिहरी जिले में तोता घाटी है। टिहरी पौड़ी असल में दोनों जिलों में है, ये मिलती हुई है, तोता घाटी वही है। आगे देखते हैं देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, आपको ये बताना है। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर 63 किस शैली में बना है। देखिए इसका आंसर है ए द्रविड़ शैली। इसके बाद है 64 राज्य की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में निम्न स्थान पर कौन सा जिला था, यानी कि जो पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई थी उसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला था, ये आपको बताना है। 64 है इसका आंसर, जल्दी बताएं। इसका आंसर है डी टिहरी। आगे देखते हैं 65वां मलारी गांव गुफा किस जिले में है। 65 का इसका आंसर है सी चमोली जिले में है। आगे देखते हैं 66 गिरी सरोवर किस जिले में है, बताएं, आपके पास 5 सेकंड है। गिरी सरोवर, इसका आंसर है बी उधम सिंह नगर। देखते हैं हीरा सिंह राणा का संबंध किस क्षेत्र से है, 67। इसका आंसर है ए हीरा सिंह राणा। ये कुमाऊनी गीतकार और संगीतकार और गायक हैं, आप ये देख सकते हैं। अगला है 68 राज्य में पहली फिल्म नीति कब लागू की गई, 68। इसका आंसर है ए 2015 में, ठीक है। इसके बाद 69 में उत्तराखंड के सामाजिक आंदोलन से कौन जुड़ी है, यानी कि सामाजिक आंदोलन से कौन जुड़ी है, बहुत टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह है टिंचरी देवी, टिंचरी माई भी बोलते हैं, टिंचरी देवी बोलते हैं।
आगे है 70वां, उत्तराखंड में पलायन का के कारण क्या है। ये असल में पिछले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था और सभी ने बोला था कि गलत हुआ है, ठीक, तो इसलिए दोबारा दे दिया गया है क्वेश्चन। पलायन का कारण है था क्या, क्योंकि क्वेश्चन बनता भी है, पलायन जो पलायन कर गए थे वापस गांव में आ रहे हैं, अपने पहाड़ में आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता भी है। इसका आंसर है डी, बेरोजगारी भी है, सॉरी प्राकृतिक आपदा नहीं, डी नहीं है, गलत है बिल्कुल, आप मत करिए, बेरोजगारी है पलायन का कारण, ये गलत हो गया। प्राकृतिक आपदा पलायन का कारण नहीं है, तो इसका कारण है बेरोजगारी। आगे देखते हैं 71 71 गबला पूजा उत्सव कहां मनाया जाता है। 71 आप बताएं, गबला पूजा उत्सव कहां मनाया जाता है। 71 का है डी, ठीक है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है गबला पूजा उत्सव। उसके बाद आया 72 काश्तकार मेला कहां लगता है। 72 है काश्तकार मेला कहां लगता है। इसका आंसर है ए ग्वालदम। आपको कमेंट में बताना है ये ग्वालदम किस जिले में है। आगे देखते हैं 43 73वां पिरान कलियर का मेला किस जिले में लगता है। आप बताएं पिरान कलियर का मेला किस जिले में लगता है। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये लगता है हरिद्वार जिले में, रुड़की में। अगला है 74वां मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है। 74 है मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर, बताएं कहां है। ये है सी पौड़ी में, ठीक है, 74वां सी है पौड़ी में है मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद है 75वां मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि हर क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं आता है उठा कर, उसके पीछे आने का कारण रहता है, क्यों मनाया जाता है आपको तो ये समझ ही गए होंगे, मजदूर सड़कों पर घूमे हैं। मजदूर दिवस मनाया जाता है 75 का होता है ए 1 मई को। इसके बाद है हिमालय की नदियां किस अवस्था में है। आप बताएं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था। ये युवावस्था में है, ठीक है, युवावस्था वो नदियां वो बोलती हैं जो ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती है, बहुत तेज आती है, तो उन्हें युवावस्था बोला जाता है। 77 मायावती आश्रम राज्य में कहां है। आप बताएं 77 का ए होगा चंपावत में मायावती आश्रम। इसके बाद है 78 दीपावली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है। तो इसका आंसर है सी थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चने शरीर के किस भाग का आभूषण है। 79 चने बताएं शरीर के किस भाग का आभूषण है। चरियों भी बोलते हैं इसे। यह है डी का गले का आभूषण है, आपको यहां से आप इसे यहां से देख लें। इसके बाद 80 सैनिक नगर किसे कहा जाता है। ये तो सभी जानते होंगे, तो बताएं इसे कहा जाता है देहरादून को। आगे है 81 यानी कि 81वां जयराम आश्रम कहां है। इसका आंसर है ए हरिद्वार में है। उसके बाद 62वां फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था। 82वां है, ये बी है 1921 में किया गया था। पी विंडम इसके थे अध्यक्ष फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के। आगे देखते 83वां कोरोना क्या है। आपको बताना है कोरोना क्या है, इसे अच्छी तरह सोच रहे, इसमें मैं आपको 6 सेकंड दूंगा। देखिए कोरोना एक वायरस है, वायरस को विषाणु बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर है सी। इसके बाद है 84 भारत में किस देश से आए टिड्डियों ने आक्रमण किया। तो आप लोग समझ ही गए टिड्डियां कहां से आई थी, आजकल न्यूज में है काफी है। तो ये है आंसर डी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से टिड्डियां आती है, वहीं रहती है, अंडे देती है, और इनकी जो पैदावार है वो हजारों में होती है, तो इसलिए इनकी संख्या करोड़ों में है। चलिए आगे देखते हैं 85 उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र की आबादी कितनी है। 85 का आपको बताना है। 85 का आंसर है ए, ठीक है, 64.90। आगे देखते हैं 86
सबसे कम आबादी किस जिले में है? 86 में सबसे कम आबादी किस जिले में है? 86 का है सी, रुद्रप्रयाग में। सॉरी, हाँ वो सॉरी, चंपावत का सबसे कम है, सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, 86। देखते हैं 87। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले की है? 87 का आप आंसर बताएं। इसकी जो आबादी है वो डी है, उधम सिंह नगर। जो वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुई है वो उधम सिंह नगर में। इसके बाद है 88। टपकेश्वर मंदिर कहाँ है? आपको ये बताना है। आसान है, 2 बार ग्रुप सी में आया है और सभी बता भी दिए होंगे। ये देहरादून में है, डी। इसके बाद है 89। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की महिला साक्षरता कितनी है? आप बताएं 89 का। 89 का है बी, 78.54। ठीक है, 54। तो 89 का है बी। अगला है 90। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? आपको बताना है। इसका आंसर है सी, अल्मोड़ा का। आगे है 91। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है? 91 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, इसकी संख्या है हरिद्वार में। ठीक है, इसके बाद है 92। भोटिया पड़ाव कहां है? भोटिया पड़ाव कहां से है? 92 का इसका आंसर है डी, हल्द्वानी। देखिए भोटिया पड़ाव कहां है? हल्द्वानी में। आगे है 93। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? ये नई जो वन रिपोर्ट आई है लेटेस्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग है, आपको बताना है। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। और अधिकतम प्रतिशत वाला कौन सा है? नैनीताल, याद रखियो। उसके बाद है 94, 94। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 94, इसका आंसर है बी, 2 सितंबर। आपको इनमें से यह बताना है कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वन लाइनर में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लेना। आगे है 95 यानी कि 95। पिंठा संस्कार किस जनजाति में होता है? ये राजी जनजाति में होता है। ठीक है, आगे है 96। फल संरक्षण केंद्र कहां है? फल संरक्षण केंद्र कहां है? 96 है, आप बताएं जल्दी। इसका आंसर है ए, रामगढ़। इसके बाद है 97। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां है? 97 का क्या है? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां है? इसका आंसर है ए, श्रीनगर में। इसके बाद है 98। शोर का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? शोर का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? सी, डॉक्टर राम सिंह। अब है लास्ट। ठीक है, 99। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहां है? आप ये बताएं। 99 का इसका आंसर है डी, हल्द्वानी में है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। अब है 100 पूरा 100, यानी कि टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? ये काफी न्यूज में रहे थे पिछले साल के करीब, तो आप वहां से आप बताएं। इसका आंसर क्या है? बी, रमेश भटेजा। तो गाइस ये था पूरा एक प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का। तो ये 1 घंटे के करीब हो गया है। आप लोग अपना पूरा कमेंट सॉरी स्कोर लिखना, कितना आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके नंबर हैं ये लिखना। और उसके बाद भले ही आपके नंबर ना आए, क्लियर नंबर ना आए, आप अपने सही और गलत लिख देना। ठीक है, 3 स्टेज होगी, आपने कितने छोड़े हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सब आप अपने कमेंट में जरूर लिखना। और जो सीरियस है वो सीरियस लग जाए। जून में जैसे न्यूज़पेपर में दिया है, आयोग के अध्यक्ष ने बोल दिया है कि फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूं
कि जो अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे दिसंबर तक अधिकतम हो सकता है। और अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं और फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये बैच स्पेशल कनिष्ठ सहायक के लिए होगा। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सब पूरा आपको डेटा दिया जाएगा। तो यही सारा सब कुछ होगा। इसके बाद अगर आप पेड टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, पेड टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ, वैसे तो हम टेस्ट डालते रहेंगे बीच बीच में, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जो हमने शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर लें, हमें कॉल करें, बताएं अगर आप करना चाहते हैं। इसके अलावा गाइस जो भी आपको क्वेरी हो या कुछ पूछना हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू। हाँ, एक चीज और, तो इसकी जो पूरे की जो हमने आंसर की दी है वो अभी दे दी, आप यहाँ देख लें, इसमें पूरे की आंसर की है ये, ठीक है। यहाँ 20 तक 20 तक हिंदी है, हिंदी आप देख लें, यहाँ तक हिंदी है। इसके बाद ये जीएस है, फिर हमने सब में क्रम वाइज दिया है, पहले क्या था, हिस्ट्री था, फिर रीजनिंग दिया है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज आई है। तो अलग अलग प्रकार के, अगर आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे ना, तो इसमें लगभग आपके 100 है तो हम 30-50 के करीब रहेंगे, तो 500 के आसपास तो आपके यही हो जाएंगे, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आपकी तो कनिष्ठ सहायक के लिए लगभग 20% तो आप यहाँ से कवर कर दोगे। उसके बाद जो क्लास चलेगी वहां से कवर हो जाएगा। पीएड टेस्ट करोगे तो उसमें वो तो खैर अभी बताइए, वो भी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहें, बस हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे क्या हमें थोड़ा हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि आप करते हैं। इससे हमें मिलता कुछ नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हमें कोई पैसा वैसा मिलेगा, पैसा कुछ नहीं मिलता, केवल ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आप लगे रहें अपने तैयारी में, युद्ध स्तर पर लग जाएं।